गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको थेरेपी से संबंधित सभी टेक्निक्स को बताया और हमने देखा कि कितने सारे थेरेपीज हैं जो एबनॉर्मल व्यक्ति को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। और साइकेट्री का एक बहुत बड़ा ही दायित्व होता है कि किसी भी अव्यवहारिक व्यक्ति को, जिनके व्यवहार में थोड़ा अनियमितता आ गई है, उनको ठीक करने के लिए हम बहुत सारे चिकित्सा का उपयोग करते हैं। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग करके हम उनके व्यवहार को सही करके तथा उनके जीवन को समायोजित करने में सहयोग देते हैं। तो हमने बच्चों पिछले अनेकों क्लास में हमने देखा, बहुत सारे क्लासेस में हमने देखा कि कैसे किस तरह से व्यक्ति अब व्यवहारिक हो जाता है, मतलब कि असामान्य हो जाता है और वो थोड़ा सा अपने सामाजिक जीवन से विचलित हो जाता है। और सामाजिक जीवन से विचलित होने के बाद से क्या होता है कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। और तब चूँकि वो परिवार के साथ साथ समाज, आस पड़ोस, समाज, देश, सबके लिए वो एक बाधक बन जाता है, एक मुसीबत बन जाता है, एक समस्या खड़ा कर देता है। तो इस सभी समस्याओं को देखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, समाजशास्त्रियों ने ये विचार किया कि उनके लिए हमें कुछ ऐसा टेक्निक्स अपनाना चाहिए, कुछ ऐसी चिकित्सीय प्रविधि अपनानी चाहिए जिससे कि वो सामान्य रूप से वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं और सामान्य रूप से अपना जीवन जीते हुए उनका चिकित्सा किया जाए, ताकि वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जिए और समाज पर बोझ न बने। परिवार के लिए, आस पड़ोस के लिए, देश के लिए, समाज के लिए वो एक सामान्य व्यक्ति रहें और अपने जीवन का जो योगदान है, अपनी योग्यता का जो योगदान है, वो अपने देश के निर्माण के लिए करें। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा पिछले क्लासों में कि चिकित्सा की अनेक पद्धतियाँ हैं जिसको अपनाकर हम लोग इनके व्यवहार को ठीक करने में काफ़ी मदद करते हैं। काफ़ी उपयोग आता है ये मदद करने के लिए। तो बच्चों, हमने उसी से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को देखा। अब हम देखते हैं कि ये 12 क्लास के बच्चों के लिए, फाइनल ईयर के बच्चों के लिए ये क्लासेज है। मैं अभी आपको चिकित्सा से संबंधित ये जो चैप्टर 5 है, अध्याय 5 से हम कुछ प्रश्न बता रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो बच्चों, आप इसको चाहें तो डाउनलोड करें और आप इसे देखिए। इस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कुछ एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ कि बच्चे आप इसको ज़रूर ही डाउनलोड करें, लिखें आप इसको। मैं इसे बता दे रही हूँ। देखिए, इसमें 3-4 स्टेप्स में, खंड में क्वेश्चंस आते हैं। पहले खंड में ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो मैं इस प्रश्न को बोल रही हूँ और आप लोग लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में, हर एक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प हैं, उनमें से किसी भी एक विकल्प जो कि सही हो, क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो, उस विकल्प पे हमें टिक लगाना है और एग्ज़ाम में गोल गोल करना है ना। उसमें लिखना है कि ये क ख ग घ में से कोई भी होगा या ABCD में से कोई भी एक है, उस पर हमको टिक लगाना है या उसे हमको एक सही आंसर जो है उसे चुन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे आप इसे लिखें। पहला क्वेश्चन है, परानुभूति से तात्पर्य होता है ना। परानुभूति मतलब एम्पैथी से तात्पर्य होता है डैश। और पहला ऑप्शन है उसका, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखलाना। ठीक है, पहला ऑप्शन है दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखलाना। दूसरा ऑप्शन है दूसरों के दुख से दुखित होना। दूसरा ऑप्शन है दूसरों के दुख से दुखित होना। तीसरा ऑप्शन है चिकित्सक द्वारा क्लाइंट के भावों को समझकर क्लाइंट के नज़रिए से वातावरण को देखना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सक द्वारा क्लाइंट के भावों को समझकर क्लाइंट के नज़रिए से वातावरण को देखना, है ना। अब चौथा ऑप्शन है क्लाइंट द्वारा चिकित्सक के प्रति आदर एवं
प्रेम दिखलाना। क्या है? क्लाइंट द्वारा चिकित्सक के प्रति आदर एवं प्रेम दिखलाना, है ना। ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें जो सही ऑप्शन लगता है उसे आप टिक करेंगे, है ना। मैं प्रश्न के अंतिम में इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी। दूसरा प्रश्न है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, है ना। मनोगत्यात्मक चिकित्सा मतलब साइकोडायनेमिक थेरेपी का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है कार्ल रोजर्स। कौन? कार्ल रोजर्स। दूसरा ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। आप इसे लिखें बच्चों, सिगमंड फ्रायड। दूसरा ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। तीसरा ऑप्शन है रोलो में। और चौथा है विक्टर फ्रैंकल। चौथा ऑप्शन है विक्टर फ्रैंकल, है ना। तो एक बार फिर से सुन लें, मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है कार्ल रोजर्स। दूसरा ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। तीसरा ऑप्शन है रोलो में। चौथा ऑप्शन है विक्टर फ्रैंकल। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है चिकित्सीय संबंध के तत्वों में किसे नहीं रखा जा सकता है? चिकित्सीय संबंध के तत्वों में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है चिकित्सीय संबंध की अनुबंधीय प्रवृत्ति। पहला है चिकित्सीय संबंध की अनुबंधीय प्रकृति। दूसरा है चिकित्सीय संबंध की सीमित अवधि। तीसरा है चिकित्सीय संबंध में अन्यारोपण। चौथा है क तथा ख दोनों ही, पहला और दूसरा दोनों ही। ठीक है, ये हुए 4 ऑप्शन। अब देखिए चौथा प्रश्न है विभिन्न चिकित्सीय उपागमों में कुछ उभयनिष्ठ विशेषताएं होती हैं। निम्नांकित में किस विशेषता को उस सूची में नहीं रखा जा सकता है? चौथा क्वेश्चन है विभिन्न चिकित्सीय उपागमों में कुछ उभयनिष्ठ विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित में किस विशेषता को उस सूची में नहीं रखा जाता है? पहला ऑप्शन है एक निश्चित सिद्धांत या नियम का होना, है ना। एक निश्चित सिद्धांत या नियम का होना। दूसरा है एक विशेष तरह की चिकित्सीय परिस्थिति। दूसरा है एक विशेष तरह की चिकित्सीय परिस्थिति। तीसरा है क्लाइंट एवं चिकित्सक की अंतःक्रिया। क्या है? क्लाइंट एवं चिकित्सक की अंतःक्रिया। दूसरा है प्रतिरोध का उत्पन्न होना। क्या है? प्रतिरोध का उत्पन्न होना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हुए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है जब चिकित्सक क्लाइंट के प्रति प्रेम एवं स्नेह दिखलाने लगता है तो इसे किस ढंग का अन्यारोपण कहा जाता है? लिखिए, फिर मैं इसे रिपीट करती हूँ। एक बार आप इसे फिर से ध्यान से सुन लें इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5, है ना। प्रश्न संख्या 5, इसको फिर से आप सुन लें। जब चिकित्सक क्लाइंट के प्रति प्रेम एवं से स्नेह दिखलाने लगता है तो इसे किस ढंग का अन्यारोपण कहा जाता है? अन्यारोपण का मतलब ट्रांसफरेंस, है ना। ये किस ढंग का अन्यारोपण कहा जाता है? अब पहला ऑप्शन है धनात्मक अन्यारोपण मतलब पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। पहला लिखिए धनात्मक अन्यारोपण, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। दूसरा है ऋणात्मक अन्यारोपण, नेगेटिव ट्रांसफरेंस, है ना। दूसरा है
ऋणात्मक अन्यारोपण, नेगेटिव ट्रांसफरेंस। तीसरा है प्रति अन्यारोपण, तीसरा है प्रति अन्यारोपण मतलब काउंटर ट्रांसफरेंस, है ना। क्या है? काउंटर ट्रांसफरेंस। अब चौथा है इनमें से कुछ भी, इनमें से कोई भी नहीं, मतलब नन ऑफ दिस, मतलब इन सभी तीनों में से कोई भी नहीं है ना। तो ये 4 ऑप्शन हुए। अब छठा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखें। स्वतंत्र साहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? क्या है? स्वतंत्र साहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? पहला ऑप्शन है मनोगत्यात्मक चिकित्सा। क्या है? मनोगत्यात्मक चिकित्सा। दूसरा ऑप्शन है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। क्या है? क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, जिसे हम लोग क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी बोलते हैं, है ना। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। तीसरा है लोगो चिकित्सा, लोगोथेरेपी, है ना। तीसरा है लोगोथेरेपी। चौथा है इनमें से कोई नहीं। चौथा हो गया ऑप्शन क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हुए। अब देखिए, अब 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न लिखिए। मनोगत्यात्मक चिकित्सा में वर्किंग थ्रू का परिणाम क्या होता है? मनोगत्यात्मक चिकित्सा में वर्किंग थ्रू का परिणाम क्या होता है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है क्लाइंट का क्रोधित होना, है ना। क्या होता है? क्लाइंट का क्रोधित होना। दूसरा ऑप्शन है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। दूसरा ऑप्शन है क्लाइंट में सूझ उत्पन्न होना। दूसरा ऑप्शन है क्लाइंट में सूझ उत्पन्न होना। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है क्लाइंट में नकारात्मक अन्यारोपण उत्पन्न होना। तीसरा ऑप्शन है क्लाइंट में नकारात्मक अन्यारोपण मतलब नेगेटिव ट्रांसफरेंस उत्पन्न होना। क्लाइंट में नकारात्मक अन्यारोपण उत्पन्न होना। चौथा है क्लाइंट में धनात्मक अन्यारोपण उत्पन्न होना, मतलब पॉजिटिव ट्रांसफरेंस उत्पन्न होना। चौथा है क्लाइंट में धनात्मक अन्यारोपण उत्पन्न होना। ठीक है। अब देखिए, अब 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न को लिखिए। 8वां प्रश्न है क्लासिकी अनुबंधन के नियमों का उपयोग किस चिकित्सा विधि में होता है? क्लासिकी अनुबंधन के नियमों का उपयोग किस चिकित्सा विधि में होता है? पहला है मनोगत्यात्मक चिकित्सा। पहला क्या है? मनोगत्यात्मक चिकित्सा। दूसरा है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। दूसरा है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। तीसरा है लोगो चिकित्सा। तीसरा है लोगो चिकित्सा। और चौथा है व्यवहार चिकित्सा। आपको याद होगा कि मैंने आपको उस समय क्या बताया था, जब मैंने बिहेवियर थेरेपी बता रही थी मैं उस समय, यदि आप ध्यान से इस लेक्चर को देखे होंगे तो आप तुरंत ही इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि उसमें हमने क्या बताया था। ठीक है। व्यवहार चिकित्सा में इसका उपयोग अधिक किया जाता है ना। उस समय आप ध्यान से वीडियो को देखें, ध्यान से पढ़ें, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसमें मिलेगा। अब 9वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9।
मनोगत्यात्मक चिकित्सा के बारे में कौन तथ्य सही है? मनोगत्यात्मक चिकित्सा के बारे में कौन तथ्य सही है? पहला है, इस चिकित्सा की अवधि मात्र 15 दिनों की होती है ना। पहला ऑप्शन है, इस चिकित्सा की अवधि मात्र 15 दिनों की होती है। दूसरा ऑप्शन है, इस चिकित्सा की अवधि मात्र 30 दिनों की होती है। दूसरा ऑप्शन है, इस चिकित्सा की अवधि मात्र 30 दिनों की होती है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, इस चिकित्सा की अवधि मात्र 30 दिनों की होती है, 45 दिनों की होती है। ठीक है, इस चिकित्सा की अवधि मात्र 45 दिनों की होती है। चौथा ऑप्शन है, इस चिकित्सा की अवधि कई वर्षों तक की होती है। इस चिकित्सा की अवधि कई वर्षों तक की होती है। ठीक है। अब 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10। एक छात्र जब वह वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था, एक छात्र जब वह वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो उस समय उत्पन्न चिंता को दूर करके मन को शांत करने के लिए, उस समय, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, तो उस समय उत्पन्न चिंता को दूर करके मन को शांत करने के लिए वह धूम्रपान करना प्रारंभ कर दिया। वह क्या किया? धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना प्रारंभ कर दिया। इस उदाहरण में संप्रेषक कारक कौन है? इस उदाहरण में संप्रेषक कारक कौन है? पहला ऑप्शन है, वार्षिक परीक्षा में उत्पन्न चिंता। पहला ऑप्शन लिखिए, वार्षिक परीक्षा में उत्पन्न चिंता। दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन को लिखिए, मन की शांति। ठीक है, क्या है? मन की शांति। अब तीसरा ऑप्शन है, धूम्रपान करना। क्या करना? धूम्रपान करना। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इनमें चारों में ऑप्शन कौन सा सही है। तो आप इसको यदि ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो आप इन 10 प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, है ना। लेकिन मैं फिर आपको ये प्रश्न का उत्तर मैं बता देती हूँ। पहले का उत्तर है ग, है ना। पहले का उत्तर है सी, दूसरे का उत्तर है बी, तीसरे का है सी, चौथे का है डी, पांचवे का है सी, छठे का है ए, सातवें का है बी, आठवें का है डी, नौवें का है डी और 10वें का है बी। ठीक है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं तक। कल मैं फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस को बताऊंगी। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चंस को देखें, इस प्रश्न को देखें जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। ये 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है, जो अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। इस पैटर्न को देखें बच्चों। धन्यवाद।